हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं राजा राम मोहन के यूरोप यात्रा और उनकी ब्रह्म समाज के बारे में और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज किस तरह से आगे जाता है और किस तरह से ब्रह्म समाज का विभाजन होता है और वेद समाज और प्रार्थना समाज एवं दयानंद सरस्वती के आर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैंने पिछली क्लास में जो है राजा राम मोहन राय के बारे में अनेक चीज़ें देख लिया था, उनके जीवन के बारे में देख लिया था, उनकी विचारधारा के बारे में, उनकी पत्र पत्रिकाएं पुस्तिका के बारे में देख लिया था। ठीक है, अनेक चीज़ों के बारे में, संस्थाओं के बारे में अध्ययन किया था और उसमें 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना के पास लाकर छोड़ दिया था। ठीक है, तो अब हम उसके आगे चलेंगे, राजा राम मोहन राय की यूरोप यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो राजा राम मोहन राय की यूरोप यात्रा देखेंगे हम। राजा राम मोहन राय की यूरोप यात्रा, तो राजा राम मोहन राय की यूरोप यात्रा जो है अकबर द्वितीय जो है यात्रा के बारे में देखेंगे। यूरोप यात्रा जो है राजा राम मोहन राय की यूरोप यात्रा अकबर द्वितीय ने अपने पेंशन संबंधी मामले को लेकर विलियम फोर्थ के दरबार में भेजा था। ठीक है, राजा राम मोहन राय यूरोप यात्रा जो गए थे तो वो अकबर द्वितीय द्वारा 1831 में अपने पेंशन के मामले को लेकर राजा राम मोहन राय को विलियम फोर्थ के दरबार में इंग्लैंड भेजा था और उसी समय 1831 में ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया गया था। तो हम देखते हैं राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने दिया था। कब दिया था, 1831 में दिया था। किस क्रम में दिया था, तो यूरोप जाने के क्रम में दिया था। अकबर द्वितीय अपने पेंशन के मामले को लेकर भेजा था। तो हमने यूरोप यात्रा देख लिया। ठीक है, यूरोप यात्रा 1831 में, ठीक है, 1831 में गया और राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया। ठीक है, और 1833 में फिर उनकी वहीं मृत्यु हो जाती है, ब्रिस्टल नामक जगह पर मस्तिष्क ज्वर के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मृत्यु के पश्चात हम देखेंगे ब्रह्म समाज का संचालन कौन करता है, तो 1830 ईस्वी में ही राजा राम मोहन राय ने अपने डीड में लिख दिया था कि हमारे मरने के पश्चात ब्रह्म समाज का संचालन कौन होगा। तो उसने 2 व्यक्तियों का नामित कर दिया था। तो वो 2 व्यक्ति थे, एक तो थे महर्षि द्वारकानाथ टैगोर और दूसरा थे पंडित राम शंकर वर्गीज। ठीक है, तो 2 व्यक्ति को नामित कर दिया था। कब कर दिया गया था, 1830 में एक डीड यानी कि वसीयत डीड में लिख दिया था कि मृत्यु के पश्चात कौन करेगा, तो पहला व्यक्ति द्वारकानाथ टैगोर और दूसरा पंडित रामशंकर विद्या वर्गीस को नामित कर दिया था। ठीक है, तो 1833 में मृत्यु के पश्चात जो है 2 व्यक्तियों को नामित कर दिया, द्वारकानाथ टैगोर और पंडित रामशंकर विद्या वर्गीस के नेतृत्व में। तो इन दोनों के नेतृत्व में चला। इसके बाद फिर द्वारकानाथ टैगोर का पुत्र आता है देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन आता है, देवेंद्रनाथ टैगोर आता है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे ब्रह्म समाज में आने से पहले इसने तत्वरंजनी सभा की एक स्थापना की थी। तो तत्वरंजनी सभा की स्थापना किसने की थी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ब्रह्म समाज में आने के पूर्व, ब्रह्म समाज में भी आएंगे तो ये ब्रह्मो धर्म ब्रह्मोपासना लेकर लागू करते हैं ब्रह्म समाज में। ठीक है तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो है ब्रह्म समाज में आने के पूर्व तत्वरंजनी सभा की स्थापना की। इसके बाद 1839 में वही तत्वरंजनी सभा जो है तत्वबोधनी सभा बन गई। क्या बन गई, तत्वबोधनी सभा बन गई 1839 में। और तत्वबोधनी नामक एक पत्रिका भी निकाली जो बंगले भाषा में प्रकाशित होती थी। ठीक है, और यही ब्रह्म समाज की जो है मुख्य पत्रिका भी बन गई थी। 1800 उनका संपादन का जो कार्य क्या करते थे, तत्वबोधनी पत्रिका के जो संपादन के कार्य करते थे, उन संपादन का कार्य करते थे कौन, देवेंद्रनाथ टैगोर और ईश्वर चंद्र विद्यासागर करते थे। फिर इन्हीं दोनों की सहायता से 1840 में तत्व बोधनी स्कूल की स्थापना की गई। ठीक है, यहाँ जो तत्वबोधनी स्कूल की स्थापना की गई 1840 में,
तो यहाँ जो धर्म शास्त्र की शिक्षा दिया जाता था, किसका? धर्म शास्त्र का शिक्षा दिया जाता था, ठीक है। तो धर्म शास्त्र का शिक्षा दिया जाता था। तो जो है अलेक्जेंडर डफ जो है, अलेक्जेंडर डफ जो थे उस समय, वो क्या करते थे? ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, भारतीय धर्म का कुप्रचार करते थे। तो उन्हीं को जवाब देने के लिए जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मो धर्म नामक एक पुस्तिका निकाली और उन्हीं पुस्तकों में ब्रह्मो उपासना पद्धति लागू किया था, ठीक है। तो ये हो गया। तो फिर ब्रह्म समाज में जब सदस्य बने, देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज का सदस्य बने, उन्होंने ब्रह्म समाज में ब्रह्मो धर्म लाया, ब्रह्मो उपासना लागू की, यानी कि पूजा पद्धति लागू की। फिर 1857 में केशव चंद्र सेन सदस्य बना। 1857 में केशव चंद्र सेन सदस्य बना। ब्रह्म समाज का सदस्य केशव चंद्र सेन कब बने? 1857 में बने। और 1859 में इन्हें आचार्य बना दिया गया, ठीक है। इन्हें जब आचार्य बना दिया गया 1859 में, 1859 में केशव चंद्र सेन क्या बन गए? आचार्य बन गए, आचार्य बन गए 1859 में। तो अब ब्रह्म समाज किसके नेतृत्व में आ गई? केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में आ गई। तो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में आने के बाद पहले जो ब्रह्म समाज जो सिर्फ बंगाल में हुआ करते थे, अब इनके समय मद्रास, बम्बई, यूपी सभी जगह इसके अनेक शाखाएं खुल गई, ठीक है। जब शाखाएं खुल गई 1859 में शाखाएं खुल गई, अन्य जगह शाखाएं खुल गई, बम्बई, बंगाल के अतिरिक्त बम्बई हो गए, मद्रास हो गए। तो फिर 1860 में इसने एक संगत सभा की स्थापना की। 1860 में क्या की? संगत सभा की स्थापना की। किसके द्वारा किया गया? केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया। 1860 में संगत सभा की स्थापना केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया। और इसने केशव चंद्र सेन ने जो, ये तो संगत सभा थी जो नारी के सशक्तिकरण हेतु सभा थी, ठीक है। नारी को सशक्तिकरण करने के लिए एक संगत सभा की स्थापना की गई। शुभ समाचार नामक पत्र भी निकाला केशव चंद्र सेन ने, ठीक है। शुभ समाचार नामक पत्र भी निकाला। और उसके बाद 1861 में इंडियन मिरर नामक अंग्रेजी पत्रिका भी निकाली। 1861 में इंडियन मिरर नामक पत्रिका निकाली, जो क्या थी? अंग्रेजी पत्रिका थी। और यही भारत की पहली अंग्रेजी दैनिक पत्रिका थी। क्या थी? भारत की पहली दैनिक पत्रिका थी। भारत की पहली दैनिक पत्रिका थी, ठीक है। लेकिन बात ये हुआ कि केशव चंद्र सेन का जो झुकाव है वो धीरे धीरे ईसाई धर्म की तरफ होने लगा। केशव चंद्र सेन का झुकाव ईसाई धर्म की तरफ होने लगा। तो कैसे होने लगा? कैसे पता चलता है कि इनका जो है झुकाव ईसाई धर्म की तरफ होने लगा? तो इन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में एक भाषण दिया था, ठीक है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में इसने एक भाषण दिया था और उस भाषण के शीर्षक का नाम था द क्राइसिस इन द यूरोप एंड इंडिया, द क्राइस्ट इन यूरोप एंड इंडिया। तो इनसे पता चलता है कि इनका झुकाव जो है ईसाई धर्म की तरफ होने लगा। ईसाई धर्म की तरफ होने के बाद जो है ईसाइयों का हस्तक्षेप बढ़ गया, पादरी का हस्तक्षेप बढ़ गया ब्रह्म समाज में। उसकी अलग पीठ होने लगी, बेंच होने लगी, मतलब उनकी एक कमिटी होने लगी, ईसाई धर्म की एक कमिटी होने लगी। तो इससे जो है इन कारणों से देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच जो है वैचारिक मतभेद हो गए। यह ईसाई धर्म का झुकाव जब केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज में जब बढ़ने लगे तो इन दोनों के बीच जो है वैचारिक मतभेद हो गए। वैचारिक मतभेद में हो गया और परिणाम ये हुआ कि ब्रह्म समाज जो है दो भागों में विभाजन हो गई। तो कब होगी? 1865-66 में ब्रह्म समाज क्या हुआ? दो भागों में बट गई। ब्रह्म समाज विभाजन। तो ब्रह्म समाज जब विभाजन हो गया 1865-66 में, तो एक ब्रह्म समाज जो है एक देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में, और दूसरा केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में, ठीक है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में जो ब्रह्म समाज गठित हुआ वो पुराना वाला ही ब्रह्म समाज रहा, जिसे हम कहते हैं आदि ब्रह्म समाज। क्या कहते हैं? आदि
आदि ब्रह्म समाज कहते हैं। ठीक है, ये पुराना वाला ही ब्रह्म समाज क्या था, पुराना वाला ही पुराना ब्रह्म समाज, पुराना ब्रह्म समाज। और इसके नेतृत्व में जो किया गया वह किया गया था नव वर्षीय ब्रह्म समाज, नव वर्षीय ब्रह्म समाज। ठीक है, ये नया ब्रह्म समाज बना। तो नव वर्षीय ब्रह्म समाज बना, तो ये तो पुराना वाला ही ब्रह्म समाज था, जो चल रहा था वही चल रहा था। इसने क्या किया, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में क्या हुआ देखते हैं। 1867 में केशव चंद्र सेन के सहयोग से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। महाराष्ट्र में 1867 में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। और क्या किया गया, 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन क्या स्थापना किया गया। 1872 में ब्रह्म मैरिज एक्ट, ब्रह्म मैरिज एक्ट, जिसे हम नेटिव मैरिज एक्ट, जिसे हम क्या कह सकते हैं, ब्रह्म मैरिज को नेटिव मैरिज एक्ट कह सकते हैं, सिविल मैरिज एक्ट कह सकते हैं, 1872 में आया। ठीक है, इसमें दो बात बोली गई, इसमें दो प्रावधान क्या गए, दो प्रावधान, इसमें दो प्रावधान ये किया गया, नीचे दिख रहा, दो प्रावधान किया गया, ऊपर है, दो प्रावधान कि पहला बहु विवाह पर प्रतिबंध, बहु विवाह पर प्रतिबंध मतलब एक से अधिक शादी नहीं कर सकते। दूसरा चीज क्या गया, बाल विवाह पर रोक, बाल विवाह पर रोक। इसमें जो है लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित किया गया। लड़की के लिए कितना, लड़की के लिए न्यूनतम 14 वर्ष होना चाहिए और लड़का का 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। ये तो केशव चंद्र सेन द्वारा जो है गया ब्रह्म समाज ब्रह्म विवाह एक्ट लाया गया और इसमें न्यूनतम लड़की के 14 वर्ष किया गया, लड़का का 18 वर्ष किया गया। लेकिन केशव चंद्र सेन ने स्वयं अपनी पुत्री का विवाह जो है 13 वर्ष की अवस्था में कर दिया। क्या किया, केशव चंद्र सेन ने स्वयं इस नियम का, इस कानून का उल्लंघन किया और अपनी 13 वर्षीय पुत्री का शादी कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया, जिस कारण से जो है इसमें आनंद मोहन और शिवनाथ शास्त्री जो है नाराज हो गए। आनंद मोहन और शिवनाथ शास्त्री जब नाराज हो गए तो इन्होंने नववर्षीय ब्रह्म समाज से अलग होकर एक साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो इस प्रकार साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है, साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज का स्थापना का श्रेय हो जाता है यह आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन एवं शिवनाथ शास्त्री। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिटी कॉलेज की स्थापना की। यह साधारण ब्रह्म समाज द्वारा जो कार्य किया गया, सिटी कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में, सिटी कॉलेज कलकत्ता में। दूसरा जो है तत्व कौमुदी नामक पत्रिका भी निकाली, तत्व कौमुदी नामक पत्रिका भी निकाली। ठीक है, एक संवाद कौमुदी जो 1822 में जो राजा राम मोहन राय ने निकाला था। तत्व कौमुदी नामक पत्रिका किसके द्वारा निकाला गया, साधारण ब्रह्म समाज द्वारा निकाला गया। साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हुए, आनंद मोहन हुए, शिवनाथ शास्त्री हुए। ठीक है, तो यहाँ हो गए साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, अब हम वेद समाज के बारे में वेद समाज की बात करते हैं। वेद समाज, वेद समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, मद्रास में हुई थी। वेद समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, मद्रास में। कब, 1864। ठीक है, 1864 में हुआ था। तो इस वेद समाज की स्थापना कैसे हुआ, जब 1864 में केशव चंद्र सेन
मद्रास यात्रा पर गए थे, तो उसी समय केसरी धरायलु नायडू का मुलाकात केशव चंद्र सेन से हुआ। किससे हुआ? तो वेद समाज का संस्थापक कौन है? केसरी धरालु नायडू, केसरी धरायलु नायडू। ठीक है। जब 1864 में केशव चंद्र सेन मद्रास की यात्रा पर गए, वहां उनकी मुलाकात केसरी धरालु नायडू से हुआ, तो केशव चंद्र सेन से प्रभावित हुआ और उन्हीं प्रभावित होकर 1864 में वेद समाज की स्थापना की। ठीक है, वेद समाज की स्थापना की मद्रास में हुआ था। तो इस वेद समाज को हम क्या कर सकते हैं? इस वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है, क्योंकि मद्रास दक्षिण में पड़ता है। मद्रास तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के नीचे, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज। ठीक है, इसने जो है दक्षिण भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार का बीड़ा उठाया था, वो वेद समाज। ठीक है, अब हम प्रार्थना समाज की बात करेंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई। ये भी केशव चंद्र सेन के सहयोग से हुआ था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, इन्होंने दो कार्य किए। क्या किए? एक तो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन नामक संस्था स्थापित की। इसने जो कार्य किया था, इसने जो सभा बनाई, एक तो बनाई दलित जाति मंडल, यानी कि शोषित, कमजोर, पिछड़े जाति को जो है ऊपर उठाने के लिए। ठीक है, ये दलित जाति मंडल, उनका शोषण ना हो, उनके शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए दलित जाति मंडल का स्थापना किया। इसके बाद इसने एक समाज सेवा संघ का भी स्थापना किया। समाज सेवा संघ का मतलब समाज सेवा करने के लिए। ठीक है, तो हम देख लीजिए महाराष्ट्र से संबंधित हम एम.जी. रानाडे को भी देखेंगे, महादेव गोविंद रानाडे। एम.जी. रानाडे के बारे में भी पढ़ेंगे। एम.जी. रानाडे ने जो है दक्कन शिक्षा सभा की स्थापना 1884 में किया। महाराष्ट्र से संबंधित है ये एम.जी. रानाडे। दक्कन शिक्षा सभा की स्थापना, दक्कन शिक्षा सभा की स्थापना 1884। ठीक है, 1884 में दक्कन शिक्षा सभा की स्थापना की। 1884 में केशव चंद्र सेन की मृत्यु भी हो जाती है, यह भी याद रखिए। 1884 में क्या होता है? और 1884 में केशव चंद्र सेन की मृत्यु, केशव चंद्र सेन की मृत्यु। 1884 में केशव चंद्र सेन की मृत्यु के बाद मैक्स मूलर ने कहा, इनकी मृत्यु पर मैक्स मूलर ने कहा कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया है। ठीक है, तो अगर ये कथन पूछा जाएगा कि भारत का श्रेष्ठतम पुत्र केशव चंद्र सेन के बारे में किसने कहा था कि भारत का श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया, तो मैक्स मूलर ने कहा था। केशव चंद्र सेन की मृत्यु कब हुई? 1884 में हुई। दक्कन शिक्षा सभा की स्थापना की 1884 में एम.जी. रानाडे। यही आगे कहाँ किया था? पुणे में किया था। दक्कन शिक्षा सभा की स्थापना कहाँ किया था? पुणे में किया था। यही आगे चलकर क्या बना? पूना फर्ग्यूसन कॉलेज बना। यही आगे चलकर पूना फर्ग्यूसन कॉलेज बना। तो एम.जी. रानाडे जो थे वो क्या थे? एम.जी. रानाडे एक टॉपिक याद रखिए, बम्बई हाई कोर्ट के जज थे। बम्बई हाई कोर्ट के जज, ठीक है, बम्बई हाई कोर्ट के जज थे। पूना फर्ग्यूसन कॉलेज बना। इन्हें जो है एम.जी. रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। एम.जी. रानाडे को क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात। महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी सांस्कृतिक सुधार के अग्रदूत कहे जाते हैं।
पश्चिम सांस्कृतिक सुधार के अग्रदूत भी कहे जाते हैं। ठीक है, तो एमजी रनाडे के बारे में। एक और आता है डीके कर्वे। एक डीके कर्वे में भी जान लेंगे वो कौन थे। डीके कर्वे जो थे वो एमजी रनाडे के सहयोगी थे। एमजी रनाडे जो थे गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु भी थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, एमजी रनाडे। एमजी रनाडे के सहयोगी कौन थे, डीके कर्वे। ठीक है, तो डीके कर्वे के बारे में देख लेते हैं। डीके कर्वे, डीके कर्वे के कार्यों को देखते हुए जो है उन्हें 1957 में भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक है, यह क्या थे, डीके कर्वे एमजी रनाडे के सहयोगी थे। एमजी रनाडे के सहयोगी, एमजी रनाडे के सहयोगी थे। तो इन्होंने जो है क्या किया, इन्होंने विधवा आश्रम की स्थापना की। विधवा आश्रम का स्थापना किया। विधवा आश्रम का स्थापना किया और इन्होंने अनेक कार्य किए। इन्होंने क्या किया, विधवा आश्रम का स्थापना कर विधवा को विवाह कराने का संकल्प लिया। ठीक है, विधवा को स्वावलंबन बनाने के लिए, विधवा को शक्तिकरण, विधवा का सशक्तिकरण करने के लिए, ठीक है, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए इन्होंने अनेक प्रकार के कार्य किए। डीके कर्वे ने, इन्होंने विधवाओं को समाज में मान्यता दिलाने के लिए स्वयं गोडूबाई नामक विधवा से शादी कर लिया था। ठीक है, तो डीके कर्वे का यही काम था। ये हो गया। पंजाब में प्रार्थना समाज का वो कौन कर रहा था नेतृत्व, तो दयाल सिंह कर रहा था। ठीक है, और 1910 में दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना भी की गई थी। तो इस तरह हम देख लिए ब्रह्म समाज देख लिए। अब हम देखेंगे आर्य समाज। समाज के बारे में देखते हैं। ठीक है, ब्रह्म समाज हमने पढ़ लिया, ब्रह्म समाज पढ़ लिया। ब्रह्म समाज के बारे में हमने देख लिया, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर देख लिए, दोनों का विभाजन हुआ। एमजी रनाडे के बारे में भी देख लिए, वेद समाज, प्रार्थना समाज, डीके कर्वे, इन सभी चीज़ों के बारे में देख लिए। अब हम देखते हैं आर्य समाज की क्या भूमिका रही है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में। ठीक है, आर्य समाज। तो सबसे पहले आर्य समाज के संस्थापक कौन हुए, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, तो दयानंद सरस्वती जो है, तो पहले हम इनके जीवन के बारे में देखेंगे, फिर आर्य समाज देखेंगे, उसके बाद हम आर्य समाज की विचारधारा देखेंगे, आर्य समाज की विचारधारा देखेंगे। इसके बाद मृत्यु, दयानंद सरस्वती का मृत्यु, दयानंद सरस्वती का मृत्यु, इसके बाद मृत्यु के बाद आर्य समाज। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती जो है, दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ। 12 फरवरी 1824 को हुआ और इन्होंने जो है 21 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग का फैसला किया। ठीक है, 21 वर्ष की, कहाँ हुआ जन्म जो हुआ था इनका, गुजरात में हुआ था, गुजराती जन्म गुजरात में हुआ था। और 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया, गृह त्याग का फैसला लिया। और 24 वर्ष की अवस्था में इसको प्रथम गुरु जो मिले थे, वो मिले थे मिले थे 24 वर्ष की अवस्था में प्रथम गुरु से संपूर्णानंद मिले, संपूर्णानंद महाराज, ये प्रथम गुरु हैं। और इन्होंने ही, संपूर्णानंद महाराज ने ही इन्हें जो है दयानंद सरस्वती का नाम दिया। दयानंद सरस्वती का नाम दिया। दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था, बचपन का नाम जो था, वह मूल शंकर था। क्या था मूल नाम? मूल शंकर।
और संपूर्णानंद के द्वारा इन्हें दयानंद सरस्वती नाम दिया गया। फिर दूसरा वास्तविक गुरु जो मिला, दूसरा गुरु एवं वास्तविक गुरु भी कहा जाता है जिनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, वेदों की शिक्षा प्राप्त की, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो हुई दूसरे गुरु, वास्तविक गुरु विरजानंद महाराज। ठीक है, विरजानंद ये क्या थे? विरजानंद जो थे नेत्रहीन थे, विरजानंद नेत्रहीन थे, लेकिन वेदों के क्या थे? वेद के प्रखंड पंडित थे, वेद के प्रखंड पंडित थे। इनसे जो है दयानंद सरस्वती ने शिक्षा ग्रहण की, वेदों की शिक्षा प्राप्त की, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और फिर क्या किया? 1863 ईस्वी में जो है 1863 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने 1863 में दयानंद सरस्वती ने पाखंड को जो है पाखंड को खंडित करने के लिए आगरा में पताका लहराया। 1863 ईस्वी में जो है आगरा में पताका लहराया पाखंड को खंडित करने के लिए। ठीक है, इतना हम इसके जीवन के बारे में देख लिए। अब हम देखेंगे जो है इनका वो क्या है? आर्य समाज। तो आर्य समाज के बारे में हम देखेंगे। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना जो हुई वह 10 अप्रैल 1875 को हुआ और बम्बई महाराष्ट्र तो क्या बनाया? मुख्यालय बनाया। 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना हुई, बम्बई महाराष्ट्र को मुख्यालय बनाया और फिर 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर बना दिया गया। 1877 में मुख्यालय कहाँ बनाया? लाहौर। लाहौर क्यों बनाया? क्योंकि लाहौर में इनको ज़्यादा समर्थन मिलता था। लाहौर में क्या मिलता था? लाहौर में इनको ज़्यादा समर्थन मिलता था, इसलिए इनको जो है ज़्यादा प्रभाव जो है देखने को राजस्थान, गुजरात, यूपी आदि जगहों पर देखने को ज़्यादा मिलता है लाहौर में मुख्यालय बनाने के बाद। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है इनकी विचारधारा क्या थी? आर्य समाज की विचारधारा की अगर हम बात करें तो इसकी सामाजिक विचारधारा देखते हैं। आर्य समाज की विचारधारा देखते हैं, ये विचारधारा है। सामाजिक विचारधारा अगर देखें, सामाजिक पहले धार्मिक विचारधारा, धार्मिक विचारधारा। धार्मिक विचारधारा जो है यह वेदों को सर्वोपरि मानते थे। दयानंद सरस्वती जो है वेदों को क्या मानते थे? वेदों को सर्वोपरि मानते थे। और इन्होंने दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया, क्योंकि इसने वेदों को सर्वोपरि मानता था। ठीक है, इसने स्त्री हो गया, दलित हो गया, शोषित वर्ग हो गए, पिछड़े वर्ग के लोगों को वेदों का अध्ययन करने के लिए कहा। ठीक है, वेदों को अध्ययन करने के लिए कहा। जातिवाद पर आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को इन्होंने समर्थन दिया। इन्होंने कहा कि सभी व्यक्तियों का यज्ञोपवीत होना चाहिए, मतलब उपनयन संस्कार होना चाहिए। उपनयन संस्कार यानी कि जनेऊ धारण करना चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में कहा। आर्य समाज में जो इम्पोर्टेंट है, आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? शुद्धि आंदोलन आर्य समाज द्वारा चलाया गया। ये भी हमारी धार्मिक विचारधारा में। शुद्धि आंदोलन ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू से मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया हो या अन्य धर्म ग्रहण कर लिया हो हिंदू धर्म से, और पुनः हिंदू धर्म में आने को शुद्धि आंदोलन कहा जाता है। उनके लिए खुली छूट थी। ठीक है, कि जो व्यक्ति दूसरे धर्म को अपना लिया है वह फिर से हिंदू धर्म को अपना सकता है, इन्हें शुद्धि आंदोलन कहा गया। ठीक है, आर्य समाज को हम पुनरुत्थानवादी भी कह सकते हैं। आर्य समाज को क्या कहते हैं? आर्य समाज को पुनरुत्थानवादी भी कहते हैं। पुनरुत्थानवादी भी कहते हैं। हिंदुत्व सैनिकवाद भी कहते हैं। हिंदुत्व सैनिकवाद भी कहते हैं। हिंदुत्व सैनिकवाद भी कहते हैं। तो वेलेनस्टाइन सिरोल आते हैं, एक जो अंग्रेजी इतिहासकार है। ठीक है, वेलेनस्टाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक अनरेस्ट इंडिया में लिखा कि दयानंद सरस्वती
और बाल गंगाधर तिलक जो है भारत में अशांति के जनक है, ठीक है। तो वेलेंस्टाइन चिरोल ने जो लिखा अनरेस्ट इंडिया नामक बुक में लिखा कि भारत में अशांति के जनक दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक को बताया। तो इसका जवाब देने के लिए लाला लाजपत राय ने भी एक पुस्तक लिखी हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज में इसका जवाब दिया वेलेंस्टाइन चिरोल को, ठीक है। तो भारत में अशांति का जनक किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक को और दयानंद सरस्वती को, वेलेंस्टाइन चिरोल ने कहा। तीसरा में सामाजिक विचारधारा देख लिए क्या थे, धार्मिक विचारधारा देख लिए क्या थे। अब हम सामाजिक विचारधारा की बात करेंगे। तो सामाजिक विचारधारा में देखते हैं सामाजिक विचारधारा, इनकी सामाजिक विचारधारा क्या थी? सामाजिक विचारधारा होगी तो समाज से संबंधित होगी। तो समाज में हमें क्या कुरीतियाँ थी, इसका सुधार होना था, तो इन चीज़ों को देखेंगे। तो इसने विधवा विवाह का समर्थन किया, ठीक है, विधवा विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह, सती प्रथा, दास प्रथा, प्रथा प्रथा, इन चीज़ों का विरोध किया, ठीक। स्त्री की शिक्षा पर बल दिया, सामाजिक समानता होनी चाहिए, जातिवाद का विरोध किया। तो इन चीज़ों के खिलाफ इसने आवाज़ उठाया, ठीक है। समाज में स्त्रियों की स्थिति में सुधार होनी चाहिए, सामाजिक समानता होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों को इसने सामाजिक विचारधारा ये रही। राष्ट्र हित के बारे में क्या विचारधारा था आर्य समाज का? राष्ट्रीय हित के बारे में, राष्ट्रीय हित के बारे में विचारधारा, राष्ट्र हित के बारे में जो विचारधारा थी इनकी, तो इन्होंने स्वराज को समर्थन किया, ठीक है। स्वराज की भावना थी इनमें, स्वराज को समर्थन किया। स्वदेशी भावना थी, स्वदेशी अपनाने के लिए कहा और बोला गया कि हिंदी जो है राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, स्वधर्म यानी कि अपना धर्म होना चाहिए। इन सभी चीज़ों को इसने राष्ट्र हित के बारे में भी रखा। इसकी शिक्षा के बारे में क्या विचारधारा थी? जहाँ ब्राह्मण समाज अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करते थे, वहीं आर्य समाज जो है ये वैदिक शिक्षा को महत्व देते थे, ठीक है। वैदिक शिक्षा का समर्थन करते थे, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करते थे, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करते थे। अब इनकी मृत्यु के बारे में देखते हैं, दयानंद सरस्वती की मृत्यु कैसे हुई। तो दयानंद सरस्वती की मृत्यु जो है, दयानंद सरस्वती की मृत्यु 1883 में हुई, ठीक है। दयानंद सरस्वती की मृत्यु 1883 में हुआ। तो कहाँ हुआ? तो 1883 में जो मृत्यु हुआ इनका, तो जोधपुर के राजा जो थे जसवंत सिंह के यहाँ आमंत्रित थे, ठीक है। जोधपुर राजस्थान में पड़ता है, गुजरात के ऊपर, ठीक है। कर्क रेखा गुजरती है, सबसे छोटी कर्क रेखा राजस्थान में गुजरती है, ठीक है। तो मृत्यु जो हुआ जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के यहाँ आमंत्रित थे, और वहीं नन्ही नामक एक वैश्या रहती थी। नन्ही नामक वैश्या ने जो है दूध में कांच पीसकर मिला दिया, जिस कारण से उसके पीने से उदर विकार होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के बाद आर्य समाज दो भागों में बटा, ठीक है। इनकी मृत्यु के बाद, तो इनकी मृत्यु कब हुई? 1883 में हुई, ठीक है। तो इनकी मृत्यु के बाद आर्य समाज में विभाजन हो गया, आर्य समाज का विभाजन, आर्य समाज का विभाजन मृत्यु के पश्चात, जब तक जिंदा थे नहीं हुआ, मृत्यु के पश्चात हुआ। तो मृत्यु के पश्चात जो आर्य समाज का विभाजन हुआ, तो एक जो दल बना वो बना लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय एवं लाला हंसराज के नेतृत्व, लाला हंसराज के नेतृत्व में एक आर्य समाज हो। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन, अंग्रेजी शिक्षा का जो है समर्थन किया। और लाहौर में 1896 में DAV कॉलेज की स्थापना की। लाहौर में DAV कॉलेज की स्थापना। DAV का मतलब होता है दयानंद एंग्लो वैदिक, ठीक है। DAV कॉलेज की स्थापना की, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। जब आर्य समाज उनके नेतृत्व के पश्चात दो भागों में बट गए, एक दल बन गया लाला लाजपत राय, लाला हंसराज के नेतृत्व में, और दूसरा दल जो बना स्वामी
स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और एक मुंशीराम। स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम के नेतृत्व में बनी दूसरी दल। तो उन्होंने जो है एक दल किसके नेतृत्व में बना, एक दल जो बना हमारा वह बना श्रद्धानंद, लेखराज, मुंशीराम। मुंशीराम के नेतृत्व में बना। ये जो है ये वैदिक शिक्षा का समर्थन करते हैं। वैदिक शिक्षा का समर्थन करते हैं। इन्होंने 1902 में कांगड़ी कहाँ पड़ता है, कांगड़ी शायद वो उत्तराखंड में, कांगड़ी उत्तराखंड में, ठीक है। कांगड़ी में क्या किया, गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना, गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है। इस तरह हमने देखा कि आर्य समाज क्या थे, आर्य समाज की विचारधारा क्या रही। आर्य समाज दयानंद सरस्वती के मृत्यु के पश्चात आर्य समाज का विभाजन हुआ। अब कुछ फैक्ट है इनसे संबंधित। पट्टाभी सीतारमैया ने, हाँ, एक ये महिला आर्य समाज, एक महिला आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 1881 में। महिला आर्य समाज की स्थापना 1881 में कहाँ हुई थी, पुणे में। पुणे में किसने किया था, पंडिता रमाबाई, पंडिता रमाबाई ने किया था। और 1889 में पंडिता रमाबाई या महिला आर्य समाज के द्वारा जो है शारदा सदन और मुक्ति सदन, शारदा सदन और मुक्ति सदन का स्थापना किया गया। शारदा सदन जो था यह महिला को शक्तिकरण का कार्य दिया जाता था, शक्तिकरण का कार्य दिया जाता था। और मुक्ति सदन जो था अनाथ बालिका की रहने की व्यवस्था, अनाथ बालिका के रहने की व्यवस्था थी, ठीक है। तो ये देखिए इतना चीज। तो एक चीज और है कि पट्टाभी सीतारमैया ने जो है दयानंद के बारे में जो है दयानंद सरस्वती को भारत का राष्ट्र पितामह किसने कहा था, पट्टाभी सीतारमैया ने कहा था। पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया ने क्या किया, दयानंद सरस्वती को भारत का राष्ट्र पितामह, पितामह मतलब दादा या बाबा होता है, किसको कहा था, दयानंद सरस्वती को कहा, दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। इस तरह हमने आर्य समाज के बारे में सभी जानकारियां देख ली जो भी थी, इनसे संबंधित सभी टॉपिक पर मैंने बात कर लिया, जीवन के बारे में बात कर लिया, आर्य समाज क्या थे, इनकी विचारधारा क्या थी, इनकी मृत्यु के पश्चात आर्य समाज किस तरह से विभाजन हुआ, ठीक है। इस तरह हमने देख लिया।